एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमारा वो थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को भी आगे देखेंगे। बाकी इसके पहले के जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो काइंडली मैट्रिसेस का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वो दोनों वीडियोस देख लेंगे, तो उनको फिर अच्छे से समझ में आएगा। जो भी इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है सब कुछ आप अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो समझने में, ठीक है। और इसके पहले डिटर्मिनेंट भी हमारा हो चुका है, तो जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट का वीडियो नहीं देखा वो डिटर्मिनेंट का भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हमारा वो सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस भी हमने डील कर लिया है लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको यह सिखाया था कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स यदि दिया हुआ है तो वह मल्टीप्लाई किस कंडीशन में किया जाएगा, उसका मैंने तरीका आपको बताया था। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ क्या तरीका है। एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स था बी। ए का ऑर्डर मैंने बताया था, मान लीजिए ए क्रॉस बी, बी का ऑर्डर मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू। दो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर अपने पास दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि यह दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स सी देगा, लेकिन यह दोनों मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके लिए मैंने कंडीशन बताया था कि जब b बराबर p होगा उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। When b is equal to p, then and there both the matrices can be multiplied together। जब यह b और यह p मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में यदि इक्वल होता है, then we can say that both the matrices are और both the matrices can be multiplied। और यह देगा मान लेते हैं रिजल्टेंट c। तो c का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, that will be a cross q। ऑर्डर ऑफ c is a cross q। a हमारा यहां से चला आया, q हमारा ये चला आया। दिस वाज द प्रोसेस कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ये मैंने नहीं सिखाया, कब कर सकते हैं। व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई टू गिवन मैट्रिसेस, व्हाट आर द कंडीशंस, दीज आर द कंडीशंस कि पहले वाले मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं इसको, पोस्ट मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं इसको। तो जो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होगा तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5 6 1, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दो रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ। ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। क्या यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो कितना है 3। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो यदि आपस में बराबर होगा, देन एंड देयर द मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, तभी ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बताइए क्या यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए पहले दोनों हाथों को फ्री रखिएगा, दोनों हाथ का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। कैसे देखते हैं, देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग करेंगे क्या, पहले वाले में रो वाइज चलेंगे, मतलब इसमें रो वाइज चलेंगे और दूसरे वाले में कॉलम वाइज चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमको रो वाइज मूव करना है और दूसरे में कॉलम वाइज, और मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से देखते हैं, ये 2 into 1 2 into 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। 2 into 1 2 प्लस 3 into 3 3 into 3 9 4 into 5 4 into 5 5 4 20। देखिए सीखिए मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया। पहले वाले मैट्रिक्स में हम रो में मूव करेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम में मूव करेंगे, डाउन दी कॉलम।
देखिए हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 6 24, 4 12 24, यहां लिखा जाएगा 4 12 24। समझ रहे हैं ना आप लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सेकंड रो को, चूंकि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने फर्स्ट रो में लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां लिखा जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 5 5, 5 18 5 यहां लिख दिया जाए, ये हो जाएगा 5 18 और 5। फिर अब इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 1 6, 10 24 6, 10 24 और ये आपका हो गया 6। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं, 29 और 9 सॉरी 29 और 2, दिस इज योर 31। यहाँ पे क्या होगा, 5 5 10 एंड 10 एंड 18, ये हो जाएगा 28। यहाँ पर क्या होगा, 4 4 8 एंड 2 10, 0 2 एंड 1 3 एंड 1 4 40। अब यहाँ क्या होगा, 24 6, इसको 24 और 6 क्या है, 30 30 एंड 40 हो गया है हमारा। मल्टीप्लाई करने के बाद यह हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। अगर इसका ऑर्डर लिखे तो क्या है, 2 क्रॉस 2। अब देखिए 2 क्रॉस 2 कैसे हुआ, अब पहले वाले में A, यहाँ A, दूसरे वाले का P सॉरी Q, तो Q मतलब पहले वाले का नंबर ऑफ रो, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा गया, A क्या है, पहले वाले का नंबर ऑफ रो, Q क्या है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम। उसी तरह से ये 2 क्या है, पहले वाले का नंबर ऑफ रो, 2 क्या है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, तो हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक से समझ ले। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर ले, दोबारा देखें, फिर समझें। लेकिन एक एग्जांपल और हम 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के साथ देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको नोट कर लिया जाए। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सपोज करें एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। इसके साथ दूसरा भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 2 -3 4 1 0 3 2 1 5। ठीक है, यहाँ इसको -5 कर दीजिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सीखिएगा। देखिए चूंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर का होगा तो वह किसी भी हालत में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। If two matrices having same order are given, then it can be multiplied। वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3x3, इसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3x3 ऑर्डर में मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में बच्चे कई एक बार गलती कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इतने सारा काम करना होता है ना कि बच्चे काम नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हम लोग क्या होता है, ध्यान हमारा भटक जाता है, गलती कर बैठते हैं हम लोग। तरीका क्या है मैंने बताया है, पहले वाले में रो वाइज चलेंगे और दूसरे वाले में कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है ना, पहले वाले मैट्रिक्स में हमको रो में मूव करना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में हमको कॉलम में मूव करना है। तरीका बहुत आसान है, दोनों हाथों को फ्री रखिएगा, काम आराम से होगा। इसमें उंगलियों को रो में मूव करिएगा, इसमें कॉलम में मूव करिएगा, लाइक दिस, इस तरह से मूव करना है। 2 into 1 2, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 2 2 6, ये हमने लिख दिया 2 2 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ 3 into -1 into -1 सॉरी 1 into -3 -3, 2 into 0 0, 3 into 1 3, -3 0 3, यहाँ हो जाएगा -3 0 3। यहाँ क्या हो जाएगा 4 into 1 4, 3 into 2 6, 5 into 3 -15, 4 6 -15, 4 6 -15। ठीक है,
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या किया जाएगा, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 2 12, 8 5 12, 8 5 12। फिर यहाँ 4 3 जा -12 0 6, -12 0 6। फिर यहाँ 16 15, 6 5 जा 30, -30, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 16 प्लस 15 -30, 6 5 जा 30, माइनस है तो माइनस में। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 2 जा 18, 14 8 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 2 जा 18, 7 3 जा -21 0 9, -21 0 9, 4 7 जा 28, 8 3 जा 24, 9 5 जा 45, 7 4 जा 28 प्लस 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस 9 5 जा -45। हमारा हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप भी वेरीफाई कर लेंगे अपने एंड पर, ठीक है। कैलकुलेशन की कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूं, हर चीज की गारंटी वारंटी होती है, लेकिन मैं इसकी वारंटी नहीं लेता है, गारंटी नहीं लेता। ऐड करके लिखते हैं 6 + 2 8 + 2 10, ये हो गया 10, 3 - 3 ये हो गया 0, 6 and 4 10, 10 - 15 ये -5, 12 8 20 और 5 25, ये क्या हो जाएगा -12 + 6 -6, यहाँ पे क्या होगा 15 और 16 31 और -30 ये आपका 1 हो जाएगा। 14 8 8 16, देखिए और हिंदी में भी मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को कई एक बार दिक्कत होती है। तो ये 8 है और 4 है, तो 8 8 16 4 20, यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक कैरी करेंगे, 1 and 1 2 and 2 4, ठीक है। -21 -21 और +9 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा माइनस में, और ये देखिए 45 है ना, ये हो जाएगा 28 और 24, 8 4 12 42 हो जाता है ना, 8 4 12 52, सॉरी इट विल बी 52 होगा ये 52 -45, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, ये होता है आपका 7। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था, बस आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है और किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके कहां लिख रहे हैं, इस चीज पर ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन आपका हमेशा सही होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग देखा मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, किस तरह से 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है देन a⁴ इज इक्वल टू, a⁴ क्या होगा निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। ये 1/2 है, ये क्या है आपका, ये है 1/2, 1/2 टू द पावर 100 है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है। देखिए a का पावर 100 निकालना है, अब तो ये सोचना कि a इंटू a सर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाएगा। a का पावर 100 कहने का मतलब, देखिए a का पावर 100 कहने का मतलब क्या होता है, a⁴ करने का मतलब होता है a इंटू a कितने टाइम्स, अप टू 100 टाइम्स, अप टू 100 टाइम्स। a⁴ 100 करने का मतलब ये हो गया अप टू 100 टाइम्स। अब बात ये है कि सर ये 100 बार हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए उतना नहीं करना है आपको। a दिया है, a² निकालते हैं, a³ निकालते हैं, a⁴ निकालते हैं। जैसे ये 2-3 स्टेप हम लोग करेंगे, कुछ आइडिया हम लोगों को मिलेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि 100 बार आपको a को मल्टीप्लाई नहीं करना है। a दिया है, a² निकालिए, a³ निकालिए, a⁴ निकालिए, एक पैटर्न पता चल जाएगा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे पहले ही, बिना पूरा मल्टीप्लाई किए। किस तरह से देखते हैं, a हमारे पास दिया हुआ है 1 1/2 0 1,
ये हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है। अब ए स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। ए स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, ए इंटू ए होता है। ए इंटू ए करने का मतलब ए को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो उसी तरह से करेंगे, उसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख दिया जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1। तो ये हम देखेंगे क्या होता है। 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1/2, ये हो गया 1। 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 0 0, ये हो जाएगा 0। 1/2 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2 इंटू 1/2। ये समझे कि नहीं समझे? 1/2 इंटू 1, 1/2 हो जाएगा और फिर प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 2 बार हो गया ना, तो 2 इंटू 1/2 कर दिया हमने। फिर आगे करेंगे 0 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा चला है। एक बार ए क्यू को हम लोग नजर डालते हैं कि ए क्यू क्या होगा। ए क्यू निकालने का तरीका ए स्क्वायर इंटू ए। बहुत लोग ए इंटू ए इंटू ए 3 बार करेगा, 3 बार करने की आवश्यकता नहीं, ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए ना। ए स्क्वायर तो मालूम है अपने को, ए स्क्वायर क्या दिया है, ये दिया है 1। 2 2 अगर काट देते हैं तो क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ए स्क्वायर मालूम है और ए क्या हो जाएगा 1, 1/2 0 1। इन दोनों को आपस में करते हैं 1 इंटू 1 1 और ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 1 इंटू 0 0 0, यहाँ 0। 1 प्लस 1/2, देखिए यहाँ पर हो रहा है 1 प्लस 1/2, 1 1/2 0 1, ये हो रहा है 1। इसको आगे अगर इसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखिए हम लोग कर देते हैं 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 कर देते हैं, हाफ हाफ 1 0 1। बहुत बड़े लोगों को समझ में नहीं आता सर आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 1 0, 2 इंटू 1, देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। ऐसा हो गया, ये आपका 3/2 हो गया। देखिए पहले में क्या था हाफ, अगले में क्या हो गया 1, उसके बाद क्या हो गया 3/2, मतलब ये आधा एक। 3/2 को 1.5 बोलते हैं, 1/1/2। इस 3/2 को अगर आप ध्यान से देखिए इसको बोल दीजिए 1/1/2। a टू द पावर 4 निकालते हैं, सारा कष्ट आपका यही दूर हो जाएगा। a टू द पावर 4 के लिए क्या कर सकते हैं, a क्यूब इंटू a। बहुत लोग कर देगा सर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देगा, वो भी सही है, आप जैसे कर दीजिए। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर देते हैं और मजा आएगा आपको। चलिए a स्क्वायर क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर निकाल लिया था 1 0 1 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 1 इंटू 1 1 0, ये 1 0 0, यहाँ 0 1 और 1 2, यहाँ 2 0 और यहाँ 1। अब देखिए एक पैटर्न मालूम चल रहा है हम लोगों को। क्या पैटर्न है देखिए, a टू द पावर 1 का में क्या था 1 0 हाफ और ये 1। a स्क्वायर में क्या है 1 0 1 और ये 1। a क्यूब में क्या है 1 0 1/1/2 और 1। a टू द पावर 4 में क्या है 1 0 2 1। ध्यान से देखिए बाकी का जो 3 प्लेस है वो सेम रहता है, बस जो चेंजिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो इस प्लेस पर हो रहा है। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1/1/2 है और यहाँ पे 2 है। ये प्लेस आपका वेरी कर रहा है। एक सीरीज आपको एक सीक्वेंस के फॉर्म में दिख रहा होगा। क्या है यहाँ पे हाफ, यहाँ पर क्या है हाफ, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 1, यहाँ पर क्या हुआ 1/1/2 मतलब 3/2 बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ 2 सो 1। इसमें कितने का डिफरेंस है हाफ का, यहाँ कितने का डिफरेंस है हाफ का, यहाँ कितने का डिफरेंस है हाफ का। अरे ये तो एपी बन गया, यह एक एपी बन गया। अब बहुत आसान है, ये a का पावर 1 है तो ये पहला टर्म, a का पावर 2 है तो दूसरा टर्म, a का पावर 3 है तो तीसरा टर्म, a का पावर 4 है तो चौथा टर्म। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। हमको a टू द पावर क्या निकालना 100, मतलब हमको 100th टर्म निकालना है t100। तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, हमको निकालना है 100th
टर्म ऑफ द एपी, हम लोगों को इस एपी का सॉमा टर्म निकालना है। कौन सा एपी? हाफ वन, 1/1/2 टू इस एपी का सॉमा टर्म निकालना है। सॉमा टर्म क्या हो जाएगा? नीचे में लिख दूं क्या? लिख देता हूं, therefore T100 is equal to A plus n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा? हाफ। ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 99/2। 99/100 माइनस 1, 99/2। तो क्या हो जाएगा? 99 एंड 100 100/2, ये आपका हो जाएगा 50 हो गया। 100/2 50 हो गया। तो हमारा आंसर चला आया, आंसर हमने फाइंड कर लिया। आंसर क्या चलाएगा इस तरह से बताइए? Therefore a to the power 100, इसका वैल्यू क्या चलाया? 1 1 50 और ये आपका हो गया, सॉरी 1 यहाँ 0 है ना क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पर 0 है। ये हमारा 100th टर्म हो गया, 100वां टर्म हमारा चलाया, सॉरी मतलब ये हमारा a to the power 100 का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। दिस इज आवर आंसर 1051, 1051। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके पास आपके बुक्स में भी अवेलेबल होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आप वहां देखिएगा। आपके पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया रहेगा और एक हायर पावर आपसे पूछेगा, a to the power 100, a to the power 25, a to the power 600, कुछ भी पूछ देता है। तो हम उस समय घबराना नहीं है, हमें उस पैटर्न को देखना है। एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा, आप a निकाल लीजिएगा, a तो दिया रहेगा, a स्क्वायर निकाल लीजिएगा, क्यूब निकाल लीजिएगा, a to the power 4। कई एक बार आप तीन स्टेप में ही आपको मालूम चल जाता है। अगर आपको पकड़ में नहीं आया सीरीज तो आप 4 स्टेप में लेंगे, a to the power 4 तक जाएंगे, 4 स्टेप में आप इसको करेंगे। अदरवाइज आप 3 स्टेप में भी आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अच्छे से जानने के लिए आप 4 स्टेप में करिए सवाल को, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक डेफिनेट पैटर्न बनाएगा कोई। अब देखिए इसमें क्या था, इस प्लेस पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था। हो सकता हो किसी 2 पर्टिकुलर प्लेसेस पर पैटर्न बने, या हो सकता है ये पैटर्न यहां ना बनकर यहां बने। तो आपको बस उस सीरीज को फॉलो करना है कि वह सीरीज क्या कहता है, किस तरह का सीरीज बन रहा है। यहाँ एपी है, कहीं जीपी हो सकता है। क्वेश्चंस में वेरिएशंस काफी होगा, हमें पैटर्न को फॉलो करना है। व्हाट वी हैव टू डू, हमको उसको एनालाइज करना होगा और क्वेश्चन सोल्व करना होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में। सम वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ स्पेशल काइंड्स है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करता है इसमें, सबसे पहले जो आएगा उसकी बात करते हैं। अगर हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब जानते हैं व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स satisfying the condition a to the power 2 is equal to a is called an idempotent matrix, is called an idempotent matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? ए स्क्वायर ए होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करेंगे तो वह खुद के जैसा हो जाएगा, उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें जब इसका स्क्वायर करेंगे, सपोज कर लीजिए यह एक मैट्रिक्स है ए, हमने मान लिया कि यह एक मैट्रिक्स ए है, तो आप ए स्क्वायर करिएगा तो सिमिलर यही मैट्रिक्स चलाएगा। जब ए स्क्वायर करेंगे तो यही मैट्रिक्स रिपीट करेगा अपने आप को, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बड़ा आसान है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर किया जाए तो सेम मैट्रिक्स दे, मतलब एनी मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज द कंडीशन a square is equal to a is called an idempotent मैट्रिक्स।
एक कंडीशन इसमें भी है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होगा। एक इंफॉर्मेशन है, जान लेना है, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन फिर समझेंगे। A square matrix A is called periodic if A to the power k plus 1 is equal to A। ठीक है, A to the power k plus 1 is equal to A, जहां पे k क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखिए यहां तक पहले समझते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या पीरियोडिक थिंग्स किसको बोलते हैं। पीरियोडिक मतलब होता है द थिंग्स व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। कोई भी घटना जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक थिंग्स। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच रिपीट्स देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। देखिए केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट एक जो थोड़ा बहुत आइडिया था वो मैंने बताया। ये स्कूल में हमारे यहाँ क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, कभी फिजिक्स का पीरियड, कभी केमिस्ट्री का पीरियड। तो इसको पीरियड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। उसी तरह से पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, उसका हमने पावर 2 किया, पावर 3 किया, पावर 4 किया, पावर 5 किया, मतलब एक मैट्रिक्स ए है, समझो ए स्क्वायर किए, ए क्यूब किए, ए टू द पावर 4 करके देखा, ए टू द पावर 5 करके देखा, ए टू द पावर 6 किया। तो किसी एक स्टेप पर जाने के बाद, जैसे मान लीजिए ए टू दी पावर 7 किए तो वह ए के बराबर हो गया। जो मैट्रिक्स ए था फिर उसको ए का पावर 2 किया, ए का पावर 3 करके देखा, ए का पावर 4 करके देखा, इसी तरह से किए तो ए का पावर जब 7 किया तो जो रिजल्टेंट आया वह ए के बराबर था, मतलब ए टू दी पावर 7 जो था वह ए के जैसा था। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, क्योंकि वह 6 मल्टीप्लिकेशन के बाद अपने आप को रिपीट किया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स सपोज करो हमारे पास ए है, सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमने ए निकाला, हमने ए स्क्वायर निकाला, हमने ए क्यूब निकाला, हमने ए टू दी पावर 4 निकाला, ए टू दी पावर 5 निकाला, ए टू दी पावर 6 निकाला, ए टू दी पावर 7 निकाला। जब हम ए टू दी पावर 7 तक पहुंचे तो हमने यह देखा कि यह a और a टू दी पावर 7 आपस में इक्वल है। हमने क्या पाया? हमने पाया a टू दी पावर 7 और a सेम है, बराबर है, एक जैसा है। तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मैट्रिक्स। और एक चीज, अब इसका पीरियड के बारे में अगर बात करें कि पीरियड क्या होगा इसका, तो देखिए a टू दी पावर 7 किए तो हमको a मिला, तो a को कितने दफा और मल्टीप्लाई करना पड़ा? a टू दी पावर 6 से a टू दी पावर 7 को लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 इंटू a टू दी पावर 6। अरे 7 है पावर, तो 1 प्लस 6 में टूटेगा ना, तो ये निकलता है a। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि a तो खुद ब खुद था ही, उसमें a टू दी पावर 6 से और मल्टीप्लाई किया गया, तब जाकर हमको ये मिला ना, तो इसलिए इसका पीरियड क्या होता है? 6। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से तोड़ते हैं, a टू दी पावर k प्लस 1 बराबर a। तो k को क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, और k को क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ a। k को क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ a। वही लिखा है, इफ k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a टू द पावर k प्लस 1 बराबर a, देन k इज सेड टू बी पीरियड ऑफ क्या? a। लीस्ट पॉजिटिव क्यों कहा है? देखिए यहां लिखा हुआ है ना वर्ड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए a टू द पावर 1 था, a टू द पावर 2 3 4 5 6 7, a टू द पावर 7 पर जाके रिपीट किया। तो ऐसा थोड़ा है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यह पीरियोडिक है, तो एक फिर सर्टेन इंटरवल के बाद आपस आगे फिर रिपीट करेगा। a टू द पावर 8, a टू द पावर 9, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा भी तो हो सकता है आएगा कि a बराबर माने a टू द पावर कुछ आगे हायर पावर, a टू द पावर r इज इक्वल टू a हो जाए। r क्या है? एक हायर बिगर नंबर है। r क्या है? एक बिगर नंबर है। r इज अ बिगर नंबर। ए टू दी पावर आर करने पर भी तो सिमिलर किया जाएगा। तब उस समय कोई कहेगा कि सर इसका तो पीरियड आर हो जाएगा, मतलब आर अगर आर प्लस 1 किया गया तो उस समय कोई कहेगा सर इसका पीरियड तो आर हो जाएगा। तो इस तरह क्या गलत फहमी क्या क्रिएट हो जाएगा, किसी एक सेम मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट पीरियड्स अराइज हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स तो वही है ए, कुछ देर पहले उसका पीरियड हमने 6 निकाला,
हमने 6 निकाला, किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको और हायर पावर करके देखा तो r+1 पे जाके वो सिमिलर थिंग्स को पाया, तो उसके अकॉर्डिंग r जो हो जाएगा पीरियड, उसका पीरियड क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पीरियड जो हो जाएगा, उसका पीरियड क्या हो जाएगा r। मेरा पीरियड क्या था, आई हैव गॉट द पीरियड एज 6, तो एक ही मैट्रिक्स का दो दो पीरियड हो गया ना, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कह दिया गया कि k+1, जहां पे k क्या होगा, लीस्ट वैल्यू, उसको पीरियड माना जाएगा, लीस्ट वैल्यू को पीरियड माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा दिया गया है। और कहता है k बराबर 1 के लिए, अगर k का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1+1 क्या हो जाता है 2, तो उस केस में a² बराबर a होता है, और उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पेशल नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी एक तरह का पीरियोडिक मैट्रिक्स है, भूलिएगा नहीं, यह भी एक तरह का पीरियोडिक मैट्रिक्स ही होगा। आइडेम्पोटेंट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, वह पीरियोडिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि आइडेम्पोटेंट में a² बराबर a होता है, तो k का वैल्यू वहां पे क्या होगा 1। तो कोई अगर आपसे पूछे पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई आपसे पूछे पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि उस केस में a² बराबर a होता है, और a² को लिख सकते हैं a इंटू a का पावर 1, तो पीरियड क्या हो गया 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप अब देखते हैं क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर m। एक mth ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A है, किस ऑर्डर का, mth ऑर्डर का, m क्रॉस m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको नीलपोटेंट बोलेंगे कब, जब a टू दी पावर k करने पर o चला है। जब हम इसको a टू दी पावर k करें तो ये क्या चला है, o, जीरो मैट्रिक्स चला है। क्या चला है, यह चला है जीरो मैट्रिक्स। लेकिन कब, ध्यान देना है, a टू दी पावर k-1, इसके पहले वाला जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए तब। और इस k को क्या बोलेंगे, k को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए ये m क्या है, m तो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, आइए नीलपोटेंट का ऑर्डर है। जैसे पीरियोडिसिटी में पढ़ा था, k क्या था वहां पर, पीरियड था। उसी तरह से यह किस ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, तो kth ऑर्डर का। नीलपोटेंसी का ऑर्डर क्या होगा, k, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, वह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है। और ये दूसरा चीज है, ये नीलपोटेंसी का ऑर्डर है कि किस ऑर्डर का, मतलब वो किस पावर पर जाकर जीरो हुआ। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स A, वह mth ऑर्डर का हो, वह nth ऑर्डर का हो, वह सेकंड ऑर्डर का हो, वह थर्ड ऑर्डर का हो, बहस का मुद्दा नहीं है। बहस किस बात पर है कि हमने निकाला a का पावर 2, हमने निकाला a का पावर 3, हमने निकाला a का पावर 4, इस तरह से किया। हमने निकाला a का पावर 7, हमने निकाला a का पावर 8, तो हमको मालूम चला कि अरे a का पावर 8 का तो वैल्यू जीरो है। हमको मालूम चला a का पावर 8 जो है वह जीरो मैट्रिक्स चलाया, ओ a का पावर 8 क्या चलाया, जीरो मैट्रिक्स चलाया। तो आप यह इंश्योर करिए कि a का पावर 7 भी तो कहीं जीरो ऑर्डर का नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अगर a का पावर 7 भी जीरो मैट्रिक्स होगा तो उसके पीछे वाले को चेक करिएगा। मतलब हमको यह देखना है कि सबसे पहला कौन सा मैट्रिक्स जो है वह जीरो मैट्रिक्स है। और अगर इस तरह का कोई कंडीशन क्रिएट होता है कि a का पावर को हम बढ़ाते गए और एक सर्टेन पावर पर जाकर वह जीरो मैट्रिक्स देगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नीलपोटेंट। अब देखिए a का पावर 8 के बाद कोई व्यक्ति ने a का पावर 9 निकाला, a का पावर 10, तो चूंकि अगर यह जीरो मैट्रिक्स है तो यह सब भी तो जीरो मैट्रिक्स होगा, ये आगे वाला तो सब जीरो मैट्रिक्स होगा। These all will be zero matrices,
ये तो बात सत्य है। तो हमको सबसे पहला वाला देखना है कि सबसे पहला किस प्लेस पर हमको जीरो मैट्रिक्स मिला। तो हमको a टू दी पावर 8 पर हमको जीरो मैट्रिक्स मिला। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी, सॉरी यहाँ एल छूट गया, नीलपोटेंसी या नीलपोटेंसी, ठीक है ना। 8 इज द ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी या नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 8। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, नीलपोटेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 8। तो वही ये लिखा गया है कि k-1 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स हो रहा है उसके ठीक पहले वाला जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा गलती करता है, a टू दी पावर 10 को देखा जीरो और खुश हो गया कि अरे a टू दी पावर 10 जीरो आ गया तो सर 10 जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी हो जाएगा। नहीं, a टू दी पावर 10 से जब आप पहले झांकते हैं तो आपको मालूम चलता है अरे साहब यहाँ तो a टू दी पावर 9 भी जीरो था। तो आप कहेगा नहीं नहीं सर a टू दी पावर 9 हमारा हो गया जीरो, तो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी क्या हो गया 9। फिर उस बच्चे ने ध्यान से देखा तो a टू दी पावर 8 को झांका, अरे साहब a टू दी पावर 8 भी जीरो है। तब कहता है कि स्टेटमेंट चेंज 8 हमारा 8th ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो इस बात पर ध्यान देना है। तरीका क्या है, a टू दी पावर 8 आपको जीरो मालूम चल गया तो आप उसके ठीक एक पहले वाला देख ले कि a टू दी पावर 7 क्या है, कहीं वो तो जीरो नहीं है। जैसे हमको मालूम चल गया कि a टू दी पावर 7 हमारा जीरो नहीं है, ये हमारा जीरो नहीं है और a टू दी पावर 8 जीरो है, तो यह नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा किस ऑर्डर का 8th ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी क्या हो जाएगा 8। भले ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो, ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी क्या हो गया 8। तो हमने सीखा नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका पावर को हम ग्रेजुअली बढ़ाते गए, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 किया और एक सर्टेन पावर पर जाकर हमको मालूम चला कि जीरो मैट्रिक्स चलाया। ए टू द पावर k-1 जीरो नहीं था, लेकिन ए टू द पावर k वाला जो जीरो मैट्रिक्स चलाया, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। एक एग्जांपल है हमारे पास, इसे हमको प्रूव करना है, निकालना क्या है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ये दिखा दीजिए और ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी हमको निकालना है। देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इस मैट्रिक्स को A मान लेते हैं। सपोज कर लिए हमने इसको A मान लिया, तो हम A निकालेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे, इसका हायर पावर निकालते चलेंगे और तब तक निकालेंगे जब तक हमको कहीं यह जीरो मैट्रिक्स ना मिले। तो अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे के मन में यह क्वेश्चन होगा कि सर ये तो फिर बहुत मेहनत का बात है, कहाँ पे आखिर मान लीजिए हम निकालते रहे और बहुत लेट पर जीरो आएगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा। तो भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको बहुत आगे तक निकालना पड़ेगा, ए टू द पावर 20, 25 वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसका नीलपोटेंसी के लिए आपको ए टू द पावर 20, 25 तक उतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए स्क्वायर ए क्यूब मैक्सिमम ए टू द पावर 4 तक आपको मालूम चल जाएगा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 1 into 1 1 plus 5 minus 6, 1 plus 5 minus 6। देखिए 1 5 into 1 5 और 3 to the minus 6, 1 2 minus 3, 1 2 minus 3, 3 6 minus 9, 3 6 minus 9। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं फटाफट, ठीक है ना, इसी तरह से बस मल्टीप्लाई करना है, आपको तो सिखाई दिया है। 5 10 12, 5 10 5 4 minus 6, 5 4 minus 6, 15 6 to the 12 minus 18, 16 12 minus 18, सॉरी 5 3 या 15 होगा यहाँ 15, 15 6 to the 12 minus 18, minus 2 minus 5 plus 6, minus 2 minus 5 plus 6, minus 2 minus 2 plus 3,
-2 प्लस 3 -6 प्लस 9 -6 प्लस 9 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर हमने निकाल दिया। इस रिजल्टेंट क्या है मैं इधर लिख देता हूं। ए स्क्वायर का रिजल्टेंट क्या चला है हमारा 5 and 1 6 6 minus 6 0 2 and 1 3 3 minus 3 0 6 और 3 9 9 minus 9 0। अब देखिए बहुत लोग यहीं पे खुश हो जाएगा, सर ये लगता है कि यहीं पे निलपोटेंट मैट्रिक्स चलाएगा क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, निकालिए पूरा। 10 15 minus 12 3 एक प्लेस पर भी कोई नंबर आ गया तो जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ। 6 4 10 10 में से 6 गया 4 उसे 5 और 9 9 में से सॉरी 5 और 9 9 में से छोड़ गया 3। ये हो जाएगा 15 में से 18 गया तो -3 12 में से -3 गया तो ये 9। ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 1 -1 जो कि 4 -1 ये हो जाएगा 6 6 12 12 में से 9 गया -3। ठीक है हमारे पास ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर क्लियरली जो है यह जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ए स्क्वायर क्लियरली जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे ए क्यूब निकालेंगे इसी तरह से। ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या निकल गया लिख लीजिए 0 0 0 3 3 9 -1 -3 इंटू ए। ए क्या है ये निकाल लीजिए 113 113 526 526 -2 -1 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा ए क्यूब निकल जाएगा। ठीक है मैं इसको फटाफट कर देता हूं, आप इसको कर लेंगे अच्छे से। इसको सोल्व किया तो 0 आ गया, जीरो मैट्रिक्स चला है ना, तो देयरफॉर कह सकते हैं क्लियरली A is a nilpotent matrix। nilpotent matrix एक ऐसा मैट्रिक्स है nilpotent मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ nilpotency क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर का nilpotent मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्यों हुआ? क्योंकि ए क्यूब जो है हमारा जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन उसके ठीक पहले वाला ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो यह निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा थर्ड ऑर्डर का। एक एग्जांपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ए स्क्वायर बराबर आई, मतलब स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आएगा, उसको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यह इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा। इनवॉलेंट्री क्यों होगा? क्योंकि ए स्क्वायर करिए, देखिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आएगा। तो मैंने बताया कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए चला है तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमने देखा अभी कि ए स्क्वायर बराबर ए चला आएगा तो क्या बोला जाएगा इसको? आइडेम्पोटेंट। अगर ऐसा होता है। फिर मैंने बताया ए टू दी पावर के प्लस 1 अगर ए चला आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। इसको बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। फिर देखा है ए टू दी पावर के इक्वल टू 0 चला आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निलपोटेंट। और अभी क्या देखा हमने? ए स्क्वायर बराबर आई चला आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमने अभी 4 देखा। एक और होता है हमारा, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे जब ट्रांसपोज जानेंगे तब। ठीक है ऑर्थोगोनल। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर होगा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में बोला ए टू दी पावर के प्लस 1 अगर ए के बराबर होगा तो पीरियोडिक मैट्रिक्स। यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? के। ए टू दी पावर के यदि अगर जीरो मैट्रिक्स चला आएगा और के इसके ठीक पहले वाला ए टू दी पावर के माइनस 1 यदि जीरो नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आएगा तो उसको बोलेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। तो यह
है, नोट कर लीजिए इसका एग्जांपल, इसका स्क्वायर करिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? लेक्चर 2 में हमने ट्रांसपोज का जिक्र एक जगह किया था, तो मैंने वहां बताया था कि ट्रांसपोज हम लोग आगे देखेंगे। लेक्चर 1 या 2 किसी भी मुझे याद नहीं है, तो मैंने उस समय बताया था कि ट्रांसपोज हम लोग आगे सीखेंगे किसको बोलते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसी भी तरह का, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। हमारे पास किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो उसका ट्रांसपोज किसको बोलेंगे? उसके ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे ए डैश से। ए डैश उसका ट्रांसपोज होगा, और वह ट्रांसपोज कैसा ट्रांसपोज होगा? जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। बस यही इस कॉन्सेप्ट है, ये पूरा डेफिनेशन है, बुक डेफिनेशन है, आपको बस लिख लेना है। समझना क्या है कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ, समझिए, देखिए एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यह एक मैट्रिक्स है। यदि किसी ने कहा कि साहब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा? इसके ट्रांसपोज को हमने ए डैश से डिनोट किया। देखिए इसमें कितना रो है? 2 रो, कॉलम कितना है? 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज ए डैश होगा। इसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे इसका जो फर्स्ट रो है, इसका वो फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 2 3। इसका जो सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम बनेगा 4 5 6, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो ए डैश को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं? रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब मैट्रिक्स ए का जो रो है वो ए डैश का कॉलम बनेगा, और या इसको कह सकते हैं ए का जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम 1 4, वो इसका रो बनेगा। रो को पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में हम लिखते हैं। वही डेफिनेशन लिखा गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम उसके obtained by interchanging the rows and column of A। अगर A के कॉलम को रो से इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ A। यह मैट्रिक्स A है, तो इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, इसके रो के कॉलम में बदल दिया, इसके रो को कॉलम में बदल दिया। तो रो को जब कॉलम में बदलेंगे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ये हो गया ट्रांसपोज, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ए आई जे, तो क्या हो जाएगा? ए जे आई। जैसे ये 1 1 है, ये क्या है? इस प्लेस को बोलते हैं ए 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। ए डैश में वो जे आई हो जाएगा, ऑर्डर भी देखिए उलट जाएगा। ये m क्रॉस n है तो क्या हो जाएगा? n क्रॉस n, 2 क्रॉस 3 तो ये 3 क्रॉस 2। ट्रांसपोज बहुत आसान है, बहुत इजीली आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, बस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर दिक्कत हो रही समझने में। मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ बच्चों बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी के ट्रांसपोज को बी डैश या बी का पावर टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी भी डिनोट करता है कभी कभी लोग कैपिटल टी से भी डिनोट कर देते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। अब इसका जो रो है वो कॉलम में बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 7 8 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें आपको ऑर्डर में चेंज होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन ट्रांसपोज मालूम चल गया। कैसे? जो हमारा पहला मैट्रिक्स का रो था वो ट्रांसपोज में कॉलम बनता है, जो यहाँ रो था वो यहाँ क्या बनता है? कॉलम बनता है। तो यही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या कहता है, देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जो सीखना है। हमने देखा ए और बी डैश जो है, ए और बी का ट्रांसपोज है। हमने पहले ही ले लिया मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, उसके ट्रांसपोज को ए डैश और बी डैश से डिनोट किया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वह सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब ए का ट्रांसपोज जब करिएगा, एक बार ट्रांसपोज कीजिए फिर उसको एक और बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो सिमिलर मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, यदि a प्लस बी करते हैं और उस होल ट्रांसपोज करते हैं, या फिर ट्रांसपोज करके ऐड करिए, बात बराबर है। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात बराबर है।
ऐड करने की जगह पर आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, ए एंड बी should be conformable for addition। ए और बी शुड बी कन्फर्मेबल लिखा है मैंने, फिर से लिख देता हूं ताकि दिखे आप लोग को। CON CONFORMABLE है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब इसका मतलब है ए और बी ऐड हो सके, ऐसा ऑर्डर हो कि जिसको जोड़ना पॉसिबल हो या घटाना पॉसिबल हो, तब यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज या अलग अलग ट्रांसपोज कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, कोई कांस्टेंट है के है, उससे मल्टीप्लाई कर दो किसी मैट्रिक्स को और तब ट्रांसपोज निकालो, या उसको बाहर कर दो, ऐसे कर दो। वह के क्या है, के बराबर स्केलर, के क्या है, के इज अ स्केलर। तो किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखिएगा ये प्रॉपर्टी बड़ा ध्यान से देखिएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें ऑर्डर जो है वो चेंज कर जाएगा। यहां पर भी कंडीशन क्या होगा कि ए एंड बी शुड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ए एंड बी शुड बी कन्फर्मेबली मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन यदि संभव हो तब, ऐसा नहीं कि संभव ही नहीं है हम कर दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम आई ले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स को देगा, ए और बी को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल के जोड़िए, बात बराबर है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस, स्टार लगा देता हूं मैं, कि ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है तो इसको लिखेंगे बी डैश ए डैश। इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN, हमारे पास n मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो पहले हो जाएगा AN का ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा n-1 का ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा n-2 का ट्रांसपोज, डॉट 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 लास्ट में A2 और A1 का ट्रांसपोज होगा। उलट जाता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर उलट जाता है। A1 A2 A3 AN सबको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है, उल्टा AN का ट्रांसपोज निकाल लो, AN-1 का ट्रांसपोज, AN-2 का A2 का ट्रांसपोज, इस तरह से उल्टा ऑर्डर में हो जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज के केस में ऑर्डर जो है उलट जाता है, इसको नोट कर लिया जाए। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफी लेक्चर हमारा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को परेशानी होती है, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं। हमने आज देख लिया ट्रांसपोज निकालने का तरीका भी, ठीक है। बाकी इसके बाद का जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इस पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर या आज का हमारा ये हो गया थर्ड लेक्चर, इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, बनाने की का प्रयत्न करेंगे, आपसे बनेगा। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर पे हैं आप पूरा टाइम अपने स्टडीज में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, ठीक है।